क्या गांव के लड़के यूपीएससी की परीक्षा बिना कोचिंग के गांव से क्लियर कर सकते हैं? आपकी ईमानदारी इतनी होनी चाहिए। देखिए, कोई एग्जाम, कोई पद, कोई रैंक, कोई पोस्ट आप ये निर्धारण नहीं करती कि आप सफल हैं या नहीं। और तो ऐसा क्या कारण पड़ा कि आपने बीआरएस ले लिया अपने सर्विस से? 10 साल सर्विस करके आप बीआरएस ले लिए, ऐसा क्या कारण? समाजवादी पार्टी आपको क्यों दिखाई दी? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण से इसमें बड़ा समाजवादी पार्टी से बड़ा रूप है। तो ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग, ब्राह्मण पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इससे कोई असर पड़ना नहीं। इटावा कांड पे बहुत ही मुखर होके धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा भी था कि ये गलत था जो हुआ। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो कथावाचकों के साथ हुआ वो पीड़न था, वो होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। उद्यम की जगह में एक कांड से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नमित त्रिपाठी, द इंडिया न्यूज गोरखपुर से। आज हमारे स्टूडियो में सर्वेश त्रिपाठी हैं, जिन्होंने 21 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने सेवा कैसे की है। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपने ये परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, किस वर्ष उत्तीर्ण की थी? 2012 में एग्जाम दिया था, इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में एग्जाम दिया था। 2013 में इसका रिजल्ट आया। आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताएंगे? मेरे पिताजी बिहार में कार्यरत थे, न्यायाधीश थे। तो हाई स्कूल तक की परीक्षा, मेरी शिक्षा जो है वो बिहार में हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है लखनऊ से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। और लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आई क्लियर दिस एग्जाम, यूपीएससी सीएपीएफ। और उसके बाद मैंने सीआरपीएफ में सेवा है। सीआरपीएफ की नौकरी करके आप नए बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा की नोडल एजेंसी है। आज के परिवेश में आप जहां भी देखें भारत सरकार को, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, दंगा नियंत्रण हो, हर जगह सीआरपीएफ ही आपको सबसे आगे दिखती है। तो आपको अगर एक्चुअली सेवा करनी है देश की और वर्दी में सेवा करनी है, तो सीआरपीएफ आपका पहला ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ें तो आप निश्चित रूप से देश की अच्छी सेवा क्या गांव के लड़के यूपीएससी की परीक्षा बिना कोचिंग के गांव से क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स खुद बहुत ज्यादा वास्ट होता है और कुछ गुरुओं के मार्गदर्शन को छोड़ दिया जाए तो बहुत से फुल फ्लेजेड कोचिंग करने का अवसर मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ था। स्वाध्याय जो कहा जाता है, सेल्फ स्टडी, वही की है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर कोई आपको, अच्छी बात है अगर कोई बताने वाला मिल रहा हो, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो किताबें आजकल इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं कि किताबों पर ही ठीक से अगर पढ़ाई की जाए, बिना उसको पढ़े तो वैसे भी किसी कोचिंग से आपको सहारा नहीं मिलना है। तो अगर किताबों को ठीक से पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको पहले। गांव के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं, उस समय उनके पास भटकाव के रास्ते बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तमाम कोचिंग वाले छोटे छोटे प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम संस्थाएं प्रलोभन दे रही हैं कि आइए मेरे पास आइए, मैं जल्दी आपको यूपीएससी क्लियर करा दूंगा, जल्दी सर्विस दिला दूंगा, गारंटी ले रहे हैं। तो क्या उन बच्चों को कुछ सजेस्ट करेंगे? देखिए, बात यह है कि जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इतने बड़े डिसीजन मेकिंग के रोल को धारण करेगा भविष्य में, उसको ये मैं मानता हूँ कि इंटर तक, आजकल हम लोगों से ज्यादा हर साल मैं देखता हूँ जनरेशन गैप आ रहा है। तो हर साल बच्चे हमसे ज्यादा तेज हो रहे हैं, अपने निर्णय क्षमता उनकी। अब पहले सरकारी नौकरियां ही एकमात्र उपाय होती थी, अब तो मैं देखता हूँ यूट्यूब से बच्चे कमा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नए नए आयाम बन रहे हैं। तो वो खुद इतने तेज हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा रोल आता है गार्जियन का। अगर वो जागरूक हैं, गार्जियन से मेरा मतलब केवल पेरेंट्स का नहीं है, हम जैसे जो बड़े हैं वो भी उनको दिशा दे सकते हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे लोग जो सही दिशा भी दिखाएंगे। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, वो अगर सही रास्ते पे जाएंगे तो आपको निश्चित कोचिंग के बच्चे क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी? बिल्कुल कर सकते हैं। हर साल रिजल्ट में आपको दिखता है कि ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जो बिना कोचिंग के करते हैं। आपने पहले प्रयास में? मैंने पहले प्रयास में ही क्लियर किया था। मैं इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में। जो गाँव का बच्चा है, कोई जरूरी नहीं उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो मैं एक पीढ़ी पहले जाता हूँ। मेरे पिताजी जज थे, उनके पिताजी किसान थे और उनका फैमिली बैकग्राउंड में कोई जज नहीं था। तो उन्होंने जब किया होगा तो मैं उनका उदाहरण ले लेता हूँ कि उन्होंने तो ऐसे किया होगा। तो अभी कंपटीशन टफ हो गया है जी। यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम को महत्व दिया जा रहा है जी। हिंदी मीडियम को किनारे कर दिया जा रहा है। हिंदी मीडियम को आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है विगत 10 सालों से, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं निकल रहा है। तो जो गांव के बच्चे हैं, कहीं न कहीं से वो परवरिश नहीं पाते हैं जो यूपीएससी जैसे परीक्षा को। देखिए, मैं मानता हूँ इसको कि इंग्लिश एक और भाषा मात्र है। जरूरी है, इंग्लिश बहुत जरूरी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और जैसे हमारी सर्विस में या सिविल सर्विसेज में इन जनरल बात करें तो अब जब कमांडर होते हैं या ऑफिसर होते हैं तो आप अलग अलग जगहों पे पोस्टेड होते हैं।
आपके जो अंडर कमांड होते हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मान लीजिए कि मेरे मातहत अगर कोई जवान है जो साउथ इंडियन है और वो हिंदी उसको नहीं आती, तो उससे आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश जरूरी है। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हिंदी माध्यम का जो ये आप बता रहे हैं, ये लड़ाई भी जायज है। हिंदी माध्यम में कॉन्फिडेंस की कमी आती है हिंदी माध्यम के छात्रों में। वो पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि क्योंकि इंग्लिश नहीं आता तो उनके अंदर एक हीन भावना आती है जो उनको पीछे ढकेलती है। उससे पार पाने की जरूरत है। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा को उस तरह महत्व नहीं दिया जा रहा है जैसे प्राइवेट शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। तो क्या अगर सरकारी शिक्षा जो बच्चा प्राप्त कर रहा है गांव से, वो अचीव कर सकता है इतनी बड़ी परीक्षा को? सरकारी शिक्षा, देखिए उदाहरण हमेशा से है, प्राइमरी स्कूल से ही लोग अफसर बनना करते थे, बनते हैं अभी भी। बहुत सारे उदाहरण मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो गांव से पढ़ के आए। सर अभी के पिछले कुछ दिनों में मैं देख पा रहा हूँ, अभी जैसे अभी आप निश्चित अवेयर होंगे इसको, ये जो मर्जर, स्कूल का मर्जर हो रहा है और ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा क्योंकि फंडामेंटल राइट है, आपको चाहे वो एक बच्चा भी हो शिक्षा से रहित नहीं रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। तो आपको ऐसे जो स्कूल बंद हो रहा है ये थोड़ा सा प्रहार कर रहा है इन पे। नहीं तो सरकारी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यही है कि सबको मुफ्त शिक्षा मिले और सबकी शिक्षा सब तक पहुंचे। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं गांव से रह के? अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर उनको यूपीएससी क्लियर करना है या यूपी स्टेट का एग्जाम देना है या कमांडेंट का एग्जाम देना है या सीडीएस का एग्जाम देना है, तो किस चीज को फोकस करें? किन चीजों को, किस पोर्शन को फोकस करें? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जब हम आगे पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, तो 6 से लेके फिर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती हैं, फिर आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो क्यों ना हम शुरू से ही इतना अपना फाउंडेशन मजबूत रखें कि हम शुरू से ऐसी पढ़ाई करें, पहले से जागरूक हो, तो हमें बाद में फिर से रिविजिट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। किताबें आपका सबसे अच्छा साथी है। अगर किताबें आपको, और वो बेसिक किताबें होती है 4-5, अगर वो ठीक से पढ़ते हैं और आपका बेस मजबूत है, आप आसपास की जो हो रही है चीजें, अब तो बहुत सारे सबके पास फोन पहुंच गया है, सबके पास यूट्यूब है, सब न्यूज देख पा रहे हैं। अगर आप अवेयर हैं, यूपीएससी और कुछ नहीं होता, यूपीएससी अवेयरनेस का टेस्ट लेती है। अगर और दूसरा आपकी ईमानदारी इतनी होनी चाहिए। देखिए कोई एग्जाम, कोई पद, कोई रैंक, कोई पोस्ट आप ये निर्धारण नहीं करते कि आप सफल है या असफल है। आपको बस ये निर्धारित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि कल पलट के जब आप देखें तो आपके एफर्ट्स में कमी ना हो। आपको ये फिर आपको ये खराब नहीं लगना चाहिए कि आप थोड़ी सी मेहनत और करते हो तो ये कर लेते, ये वाला दिन ऐसा था कि थोड़ा पढ़ लेते तो ये रिजल्ट आ गया, तो वो पेपर के दिन नहीं लगना चाहिए। और जब आप बूढ़े हो जाए तो आपको नहीं लगना चाहिए कि उस साल मैं पढ़ चुका होता। बस मुद्दा ये है, सफलता का कोई परिमाप, कोई एग्जाम नहीं है। सफलता केवल ये है कि अपनी ईमानदारी से मेहनत की है। आप शुरू से सोचे थे कि मैं पैरामिलिट्री की नौकरी करूंगा या यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा के बारे में? वर्दी पहनने का मेरा बचपन से शौक था और तकदीर ने साथ दिया, मुझे वो वर्दी पहनने को मिली जो मुझे वहां ले गई जहां से मेरा जीवन जो आज चल रहा है वो उसका जिम्मेदार है। सीआरपीएफ में रह के मुझे वहां जाने को, कोई ऐसी घटना बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा, मतलब सेवा करने का? मैं बताता हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली थी। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का बॉर्डर, और वहां पे एकदम ये सत्य है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे सीआरपीएफ, वैसे वाली स्थिति है। तो भारत सरकार का एजेंट के रूप में केवल आप होते वहां, एकदम ही कबीले हैं वहां, कोई न लाइट पहुंच रही है न रोड पहुंच रही है। ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा किसी को 2 किलो आटा भी दे देते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है जहां आपको लगता है कि इसके लिए तो उसका जीवन ही बदल गया। उसके लिए राजनीति, आज जो मैं राजनीति में हूँ, ये बहुत बड़ा कारक मानता हूँ कि सीआरपीएफ ने मुझे ऐसी जगहों पर नौकरी करवाई, मुझे मौका मिला समाज को और देखने। तो ऐसा क्या कारण पड़ा कि आपने बीआरएस ले लिया अपने सर्विस से? 10 साल सर्विस करके आप बीआरएस ले लिए, ऐसा क्या कारण? ये सवाल बहुत पूछा जाता है और बहुत जरूरी सवाल भी। मैं पहले गढ़चिरौली में था, फिर मैं कश्मीर में रहा 370 के टाइम पे भी रहा, और बाकी जगहों पर अनंतनाग, बहुत साउथ कश्मीर काफी डिस्टर्ब एरिया है, वहां पे मैंने सेवाएं दी। तो उसके बाद मैं दिल्ली पोस्टिंग हुई मेरी, दिल्ली में हेडक्वार्टर में था मैं, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में। इस दौरान जो अनुभव मिला उससे मुझे पता चला कि, और सब जानते भी हैं, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर आपको समाज के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा करना है तो आप पॉलिटिक्स में आके ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा दायरा यहाँ होता है, वहाँ दायरे सीमित होती है। बिल्कुल, आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं पॉलिसी को। पॉलिसी मेकिंग तो यही, लेजिस्लेशन तो यही है। पॉलिसी मेकिंग में आके आप अपना दायरा और बढ़ा सकते हैं, तो वो वहां से आपको सीखने को मिलता है। सिविल सर्विस। कब बीआरएस ले लिया आप? मैंने 2022 में ले लिया, तो 2022 में। बीआरएस लेके राजनीति में कब आपकी इंटरेस्ट पैदा हो गई? राजनीति में इंटरेस्ट तो आप जब तैयारी करते हैं या पढ़ रहे होते हैं तब भी होता है। आपको राजनीति के बिना तो आप एग्जाम क्लियर भी नहीं कर सकते। राजनीति, हम मान लें कोई बैठा हो किनारे बैठ के क्रिम करे कि राजनीति में खराब है, सब राजनीति का पार्ट होते हैं, आप चाहे या ना चाहे सब होते हैं।
मैं एक घटना बताऊंगा जिसके नाते मैं प्रेरित हुआ। 2012 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था लखनऊ से, और उसी समय नई नई सरकार बनी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की तरफ, और उनका एक भाषण मैंने सुना था अपने कॉलेज में। तो वो शुरुआती दौर था, मुझे लगता है तुरंत सरकार बनी थी, और उन्होंने एक विजन बताया था कि वो क्या क्या करना चाहते हैं इस राज्य के लिए। तब मेरा कोई किसी पार्टी में और किसी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वो विजन मैंने सुना, और वो अगले 5 सालों में मैंने वो एग्जैक्टली वो होता देखा। वो सड़कों की बात कर रहे थे, वो एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ किया। ये इसने बहुत प्रेरित किया कि एक आदमी ऐसा दिख रहा था मुझे राजनीति में जो कह रहा है वो कर रहा है। वो विजन बहुत। आप एकेडमी में वो देखे थे, एकेडमी में क्या होता है, बच्चों का दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहता है, तो वो आपको अच्छा लगा, उसके बाद आप सर्विस किए। सर्विस करने के बाद क्या ऐसा कारण हुआ कि सिर्फ आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए? मैंने कहा ना कि 2012 में मैंने वो देखा था, तब मैं बच्चा था, लेकिन मैं 2017 तक की बात बता रहा हूँ, जिनकी कार्य प्रणाली थी जहाँ पे उन्होंने वो सब किया। आप चाहे एक्सप्रेसवे की बात कर ले, लखनऊ एक्सप्रेसवे 1090 की बात कर ले, महिला सुरक्षा पे हम रोते गाते तो बहुत है। आप ज्वाइन किए 2022 के बाद? जी, 2022 तक सेवा किए, उसके बाद ज्वाइन किए, तो अचानक समाजवादी पार्टी आपको क्यों दिखाई दी? जब आप राजनीति में आते हैं, आप जिस आदमी से, मैंने कहा ना, मेरी राजनीतिक प्रेरणा, राजनीति में इंटरेस्ट ही पहले आदमी से आया है, जो अखिलेश यादव। आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं? पिताजी आपके जज हैं, बिल्कुल, एक भाई आपका कमांडेंट है, बीवी भी आपकी इंडियन रेलवे सर्विसेज IRS हैं, आपकी पूरी फैमिली ऐसी नहीं है कहीं से दिख रही है कि राजनीतिक बैकग्राउंड है आपका, फिर अचानक दिमाग में आया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे एक व्यक्ति को राजनीति की तरफ प्रेरित और उसका हाथ पकड़ के राजनीति में खींचने के लायक एक ही नेता है भारत में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वो युवाओं को हाथ पकड़ के खींचते हैं और उनको साथ साथ लेके चलते हैं। यही विजन है उनका। बस अध्यक्ष जी से प्रभावित हो गए? मेरी राजनीति, मैंने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कार्यप्रणाली से इतना प्रभावित हुआ था तब भी, और आज भी हर बार जब मैं मिलता हूँ, हर बार जब देखता हूँ, तो मुझे वो ऐसा नेता एक ही दिखाई देता है जो कह रहा होता है वो कर रहा होता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण तो इसमें बड़ा आपकी पार्टी से बड़ा रुष्ट है। मुझे नहीं दिखा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ वो वहाँ से तिवारियों का जो है उद्भव माना जाता है, सरिया तिवारी से आता हूँ, मुझे रुष्ट बहुत नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इटावा कांड को लेके, मतलब इटावा कांड बहुत अनफॉर्चुनेट कांड था। वो 2 परिवारों का, 2 व्यक्तियों का झगड़ा था, जिसको 2 जातियों में बदल दिया गया पार्टियों के द्वारा। आप पार्टी जो भी हो, ये बहुत ही, देखिए बात ये है कि वो इटावा कांड जो था बहुत अनफॉर्चुनेट था, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर भी था, और अब कह सकते हैं जब आप ये ध्यान से देखते हैं तो सुनियोजित था। इससे पहले आप सीधे सीधे अगर किसी भी देखेंगे, अगर थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग देखेगा, तो ब्राह्मणों का रुझान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा था, और जा रहा था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ तो था ही जा रहा था, और इसको हटाने की या दूर करने की कोशिश, जातीय विद्वेष ला के कोशिश की गई। हालांकि ब्राह्मणों को मैं फिर कहता हूँ कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इससे कोई असर पड़ना नहीं है। जो तब जिनका विश्वास था उनका आज विश्वास और बढ़ गया है इनकी छोटी। अभी सनातन के एक बहुत बड़े गुरु हैं जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, नाम जानते हैं उनका? जी, बिल्कुल। उनको आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि टेबल के नीचे पैसा लेते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े धर्माचार्य हैं, वो टेबल के नीचे जो है 50-50 लाख रुपया लिया था। स्टेटमेंट ये कहा था कि रुपए ये बहुत बड़ी रकम होती है, तो वो काम भी तो बहुत करते हैं, मुफ्त का कैंसर हॉस्पिटल चलवाते हैं। क्रिटिसिज्म करता ही नहीं था। इटावा कांड पे बहुत ही मुखर होके धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा भी था कि ये गलत था जो हुआ। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो कथावाचकों के साथ हुआ वो पीड़न था, वो होना नहीं चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो उनके लिए वो पर्सनल अटैक नहीं था, वो ये था कि क्या इतना बड़ा नाम हम ला सकते हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं ला सकते हम। उनका पैसा कितना लगता है ये खुला है मामला, कि वो 50 लाख 40 लाख कुछ भी होता हो, जो भी होता हो, मैंने कभी बुलाया नहीं उनको, लेकिन जितना मेरा ज्ञान है उनको साधारण आदमी, मैं तो नहीं बुला सकता कथावाचन में उनको। मुझे किसी ऐसे ही अपने गुरु को लाना होगा जो 500-1000 रुपए, जिनको हम जो भी श्रद्धा से दे पाए, जो हमारी हैसियत हो, वो से हमें आशीर्वाद दे दे। उसको लेके ब्राह्मण बड़े रुष्ट। किसको लेके? धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया उसको ब्राह्मणों ने सुना होगा ना, उन्होंने तो बयान बहुत साफ साफ दिया था कि इटावा में जो हुआ नहीं, ब्राह्मणों द्वारा जो किया गया उन्हें किया जाना चाहिए था। हाँ, मैं नहीं मानता हूँ ब्राह्मणों का काम हो सकता है। कोई भी ब्राह्मण, मैं नहीं मानता कि ऐसा कार्य कर सकता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, इसमें जाति का विषय था ही नहीं। हाँ, लेकिन उसको जातीय स्वरूप दे दिया गया। नहीं, तो जातीय स्वरूप देना गलत था ना। अगर आपको लगता है, पहली चीज, कथावाचन किसी एक जाति का विशेष हत्या नहीं। कथावाचन जिसका किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का, वो खुद ब्राह्मण नहीं, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे। सूत जी जिनकी जो कथा सबसे हमेशा सब लोग जानते हैं सनातन में कि कथावाचक उससे बड़ा तो कोई हुआ नहीं, वो खुद ब्राह्मण नहीं थे। तो ब्राह्मणों का
ब्राह्मणों को सनातन का रक्षक माना जा सकता है, ब्राह्मणों का काम है सही दिशा दिखाना, समाज में विद्वेष फैलाना तो करते ही नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो एकदम ही जगे हुए, एक कांड से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये सुनियोजित भाजपा का तरीका था और ये सामने आ गया, भाजपा और ब्राह्मण सपा की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। जी।